अच्छा भाई, मोल बेसिक इंट्रोडक्शन सबके पास है मोल्स का कि मोल्स एक्चुअली होता क्या है। तो मोल बेसिकली एक यूनिट है जो कि यूज होता है टू क्वांटिफाई एनीथिंग। तो मोल इज यूनिट, और हम इसको क्वांटिटी भी कह सकते हैं, जो कि किसी चीज को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, एज पर दैट इट इज नोन एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, अगर आपको किसी चीज को मेजर करने के लिए कहा जाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट है, इसको मेजर करना है, तो इसको आप मेजर यूजुअली मास में करते हो। तो मास जो है वो एक टाइप ऑफ क्वांटिटी है जिसमें आप मेजरमेंट कर सकते हो किसी सॉलिड सब्सटेंस की। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर को अगर मैं कहूँ कि आप मेजर करो, तो वाटर को आप मेजर जो है वो मास में भी कर सकते हो, वाटर का मास भी निकाल सकते हो। इनफैक्ट वाटर की वॉल्यूम भी आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर से या किसी भी अपैरेटस से आप वाटर का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हो। ये जो वॉल्यूम है ये अगेन एक टाइप ऑफ क्वांटिटी है, मास भी एक टाइप ऑफ क्वांटिटी है। तो अगर मैं आपको एक बीकर में वाटर दे रहा हूँ, तो उस बीकर में जो वाटर है उसका मास भी आप मेजर कर सकते हो और उसका वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हो। दोनों केसेस में अमाउंट ऑफ वाटर तो इक्वल है, लेकिन टाइप ऑफ क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। इसी तरह इन दोनों के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए और वाटर के लिए, एक और टाइप ऑफ क्वांटिटी है जिसमें इन दोनों की मेजरमेंट की जा सकती है, और वो है मोल्स। तो मोल्स बेसिकली मास और वॉल्यूम की तरह ही एक टाइप ऑफ क्वांटिटी है जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस को क्वांटिफाई कर रहे होंगे या उसका अमाउंट मेजर कर रहे होंगे। मोल्स बेसिकली जो टाइप ऑफ क्वांटिटी है वो चीजों को काउंट करता है इंटू 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स। जैसे आप डेली लाइफ में डजन का यूनिट यूज करते हो, तो डजन क्या होता है कि 1 डजन ऑफ एनी सब्सटेंस हैव 12 यूनिट्स। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आई हैव 1 डजन पेन्स, तो 1 डजन पेन मीन्स 12 पेन्स। बट इफ आई से आई हैव 1 डजन बुक्स, तो 1 डजन बुक्स मीन्स आई हैव 12 बुक्स। तो इट डजेंट मैटर कि चीज क्या है, अगर आपने उसके साथ डजन लगाया है तो डजन का सिर्फ काम यह है कि वो उस चीज को उतने ही यूनिट्स में क्वांटिफाई कर देगा, डेट इज 12 यूनिट्स। चाहे वो 1 दर्जन पेन हो, चाहे वो 1 दर्जन बुक्स हो, डजन ने चीजों को क्वांटिफाई करना है इंटू 12 यूनिट्स। इसी तरह जो मोल है, मोल ने भी चीजों को क्वांटिफाई ही करना होता है, बट रादर इनटू अ लार्जर यूनिट, दैट इज वन 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 1 मोल की कोई भी चीज है, जैसे 1 डजन में 12 यूनिट्स होते हैं, तो 1 मोल में हमारे पास 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स होते हैं। अब ये 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 कह दो उसको, या 6 एक्सपोनेंट 23 कह दो। एज वे इट मीन्स के 6 के साथ 23 जीरोज है। अब ये नंबर एक बहुत लार्ज क्वांटिटी है, और इतनी लार्ज क्वांटिटीज हम जो डील कर रहे होते हैं वो केमिस्ट्री में ही डील कर रहे होते हैं, इन टर्म्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस। क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस क्वांटिटी साइज में बहुत छोटे होते हैं। इफ आई टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो उसमें भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो उसको इजी करने के लिए हम लोगों ने 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स, जब भी हमारे पास किसी चीज का एक साथ रखा हुआ होगा, तो उसको हम 1 मोल कहेंगे। जैसे 12 यूनिट्स जब भी किसी भी एक चीज के एक साथ रखे हुए होंगे, उसको हम 1 डजन या 1 दर्जन कहते हैं। तो 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स को हम 1 मोल कहते हैं। अब ओ लेवल में हमारे पास इस नंबर की कैलकुलेशंस तो नहीं आती हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमें जरूर पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स हैं, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स का मतलब है इसमें टोटल 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स होंगे। इट डजेंट मैटर कि आप मोल को किस चीज के साथ लगा रहे हो, मोल का काम चीजों को क्वांटिफाई करना है। अगर आप 1 मोल ऑफ पेन कह दोगे, तो 1 मोल ऑफ पेन मीन 6 एक्सपोनेंट 23 पेन। लेकिन ऑब्वियसली इतनी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेन्स की हमारे पास कोई नीड नहीं होती है, इसलिए हम मोल्स को इस पेन्स के साथ तो नहीं लगाएंगे। इसलिए हम मोल्स को लगाते हैं उन चीजों के साथ जो कि वाकई में क्वांटिटी में इतने ज्यादा हमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक मास बैलेंस लूं, और उस मास बैलेंस क्या होता है जिससे मास मेजर करते हैं, उस मास बैलेंस में अगर मैं सोडियम एटम्स डालना स्टार्ट करूं, और डालते 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 इफ आई कीप ऑन एडिंग सोडियम एटम्स इनटू दिस मास बैलेंस, एंड टोटल ऑफ 6 एक्सपोनेंट 23 sodium atoms when added, so these 6 एक्सपोनेंट 23 sodium atoms can also be called as 1 mole of sodium atoms.
ठीक है, अब ये नंबर जो है ना 6 एक्सपोनेंट 23, ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको बार बार लिखना, बार बार बोलना और इनफैक्ट कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए इसकी जगह पे हमने एक छोटा नंबर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, डेट इज मोल्स। तो 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। और जब भी मैं 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स एक जगह पे एक साथ जमा कर दूंगा किसी भी चीज के, तो इसका मतलब है कि टोटल मास ऑफ दिस मच नंबर ऑफ सोडियम एटम्स वुड बी इक्वल्स टू, जब हम इसका मास मेजर करते हैं इतने सोडियम एटम्स का, तो वो आता है 23 ग्राम्स के बराबर, जो कि सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। तो हमें अगर किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन होता है, तो इट मींस वो उस एक एटम का मास नहीं है, बल्कि वो 1 मोल ऑफ एटम्स का मास है। और रिलेटिव एटॉमिक मासेस हमें कहाँ पे मिलते हैं? प्रोडक्ट टेबल में अगर हम प्रोडक्ट टेबल देखेंगे तो क्लोरीन के साथ 2 नंबर लिखे हुए हैं, एक नंबर लिखा हुआ है ऊपर 17 और एक नंबर लिखा हुआ है नीचे 35.5। तो ये जो 35.5 है, ये बेसिकली सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल ए, और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं स्मॉल आर। दिस इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स हैं, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स का मतलब है इसमें हमारे पास टोटल 6 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन एटम्स हैं। और इतने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स का जो कंबाइंड टोटल मास होगा, एक क्लोरीन एटम का नहीं, 6 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन एटम्स का जो कंबाइंड टोटल मास होता है, वो होता है 35.5 ग्राम, जो कि क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसी तरह अगर हम बात करें किसी और एलिमेंट की, प्रोडिक्ट टेबल से कोई भी एलिमेंट आप देख लो, अगर मैं देखूं प्रोडिक्ट टेबल में 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम को, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स मींस वी हैव 6 एक्सपोनेंट 23 मैग्नीशियम एटम्स, और इतने नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स का जो कंबाइंड टोटल मास होगा, वो मैग्नीशियम के रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होगा, दैट इज 24 ग्राम्स। ठीक है, बात समझ आती है यहाँ तक? देखो, मोल का काम है चीजों को क्वांटिफाई करना, मोल चीजों को काउंट करता है इनटू 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स। अब 6 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन एटम्स का जो टोटल मास है, वो क्लोरीन के रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर है। 6 एक्सपोनेंट 23 मैग्नीशियम एटम्स का जो टोटल मास है, वो मैग्नीशियम के रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर है। और 6 एक्सपोनेंट 23 का मतलब होता है 1 मोल। मतलब अगर मैं बीच में से ये 6 एक्सपोनेंट 23 वाली टर्म को हटा दूं और मैं कहूं कि हमें इसको नहीं पढ़ना, और अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम जो है, उसका जो टोटल मास होगा वो क्लोरीन के रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होगा, तो हमें ये सारी चीजें साथ लेके चलनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम, so 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम इज अ टोटल मास ऑफ 24 ग्राम, विच इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे जो है 24 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए, और इंस्टेड ऑफ गिविंग मी 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, आप मुझे कहो कि मैं आपको 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम दे रहा हूँ, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स हो चाहे 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटम हो, अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम दोनों केसेस में सेम है। बस जो हमारा टाइप ऑफ क्वांटिटी है मेजर करने के लिए, वो डिफरेंट है। जैसे वही वाली बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 12 बुक्स चाहिए, अब आप 12 बुक्स के बजाय आप कहोगे मेरे 1 डजन बुक्स हैं, तो 1 डजन बुक्स होना या 12 बुक्स होना, बात तो एक ही है ना, दोनों केसेस में आपके पास 12 बुक्स आ रही है। इसी तरह 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम लिखो या 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम लिखो, इट्स द सेम थिंग, क्योंकि दोनों केसेस में वी हैव 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। बस जो टाइप ऑफ क्वांटिटी है वो डिफरेंट हो गया है। मैं मैग्नीशियम को मास में भी मेजर कर सकता हूँ और मोल्स में भी मेजर कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स है, तो 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम का मतलब डबल हो गया है ना, तो इसका मास भी डबल हो जाएगा। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 48 ग्राम्स। मतलब मुझे एक फॉर्मूला चाहिए जिसको यूज करके मैं किसी भी चीज के मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकूं और मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकूं। तो वो फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स का। अगर मुझे किसी भी चीज के मोल्स पता है और मैं उसका मास निकालना चाह रहा हूँ, या मुझे उसका मास पता है और मोल्स निकालना चाह रहा हूँ, तो वो फॉर्मूला होता है मास ओवर रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल मास ओवर एआर। सही है। अगर आपसे कहा जाता है कि हमारे पास लेट्स से वी हैव 3 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स, तो 3 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स का मतलब है
इसका अगर मैं आपसे मास पूछूं, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स का मुझे मास बताओ, तो उसमें के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का कहाँ से पता लगेगा? प्रोडिक्ट टेबल से। प्रोडिक्ट टेबल में अगर देखोगे तो क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन होता है 35.5। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे एन लिखा हुआ है, तो एन की वैल्यू जो है वो 3 है। मास जो है वो हमें निकालना है, और रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का प्रोडिक्ट टेबल से मिलेगा 35.5। दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ आती है। एमआर का मैं बताता हूँ, एमआर और एआर में क्या डिफरेंस है। 35.5/2 जब हम करेंगे जब Cl2 होगा। अभी मैं बता देता हूँ, देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास क्लोरीन एटम्स हैं, तो क्लोरीन एटम्स का मतलब है कि सिर्फ Cl। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ अगर हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, अब क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है Cl2। अब देखो, अगर वह आपसे क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ Cl2। क्लोरीन गैस कहते हैं या क्लोरीन मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एक ही बात। लेकिन अगर वो आपसे कहता है क्लोरीन एटम्स, तो एक क्लोरीन एटम अलग अलग है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स हैं, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स का मतलब अलग है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का मतलब अलग है। 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स का मतलब है कि इसमें हमारे पास 6 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन एटम्स होंगे। लेकिन 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि इसमें हमारे पास 6 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होंगे। जब मॉलिक्यूल लगा हुआ है साथ में, तो इसका मतलब है कि अगर वही वाली बात करें, अगर मेरे पास एक मास बैलेंस है और मैं आपसे कहूं कि मुझे 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स कलेक्ट करके दे दो, अगर आप मोल्स को 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ लगाते हो, तो मोल क्या करेगा? एक पूरे Cl2 मॉलिक्यूल को एक यूनिट काउंट करेगा। एक Cl2 मॉलिक्यूल डाला, दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल डाला, तीसरा Cl2 मॉलिक्यूल डाला, और डालते 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 जब टोटल 6 एक्सपोनेंट 23 Cl2 मॉलिक्यूल्स एक जगह पे एक साथ जमा कर देगा, तो उसको फिर कहेंगे 1 मोल। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स का मतलब है कि मोल जो है वो फिर एक क्लोरीन एटम को एक यूनिट काउंट करेगा, और टोटल कितने क्लोरीन एटम डालेगा? 6 एक्सपोनेंट 23। और जब टोटल डालते 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 जब टोटल मास इसका 35.5 ग्राम हो जाएगा, तो वो क्लोरीन एटम्स का मास है। भाई इसी तरह से समझ लो, जैसे डजन होता है ना, अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 1 डजन क्लोरीन एटम्स है, तो 1 डजन क्लोरीन एटम्स का मतलब है 12 क्लोरीन एटम्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ हमारे पास 1 डजन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, Cl2 मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब होता है 12 Cl2 मॉलिक्यूल्स। अब अगर 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स का आपसे मास पूछा जाएगा, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम का मास क्लोरीन के एटॉमिक मास के बराबर है, विच इज 35.5 ग्राम। 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स, इनका मास होता है 35.5 ग्राम। लेकिन अगर आपसे 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का मास पूछा जाएगा, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल का मास में देखो, Cl2 के मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स, तो इसका जो मास होगा वो फिर एटॉमिक मास नहीं कहलाएगा, बल्कि वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो उसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mr से। और वो किस तरह से निकालेंगे? देखो फॉर्मूला में Cl2 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, और फॉर्मूला में एज वी हैव 2 क्लोरीन, तो हम 2 into 35.5 करेंगे, दैट वुड बी 71 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन Cl2 का मास जो होगा वो 71 ग्राम होगा, और 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स का मास जो होगा वो 35.5 ग्राम होगा। समझ आई कुछ बात? इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में वी विल हैव 6 एक्सपोनेंट 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। और इनका जो कंबाइंड टोटल मास होगा ना, वो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिकुलर मास के बराबर होगा। अब मोलिकुलर मास हम कैसे निकालते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है CO2, कार्बन है इसमें, इस कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12।
अब इस फॉर्मूला में वी हैव वन कार्बन, देखो CO2 अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन के साथ टू लिखा हुआ है, कार्बन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कार्बन के साथ क्या है, वन है। अगर फॉर्मूला में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो इट मीन्स के बाय डिफॉल्ट इट्स वन। तो 12 into 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, फॉर्मूला में 2 ऑक्सीजन है। तो ये जो हम सब टोटल करेंगे तो ये 44 ग्राम्स आता है। अब ये जो 44 ग्राम्स है, ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब आपके पास 1 मोल का कोई भी कंपाउंड हो, अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैसे निकालोगे? कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 into 1, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 into 1, ऑक्सीजन का होता है 16 into 3, ये आ जाएगा 100 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट इज द मास ऑफ 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के मास को आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल मास ओवर एमआर करेंगे फिर मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। सिर्फ एलिमेंट या एटम्स होता है तो हम उसका एटॉमिक मास लेते हैं। अब इसका मास है 40, और कैल्शियम कार्बोनेट का एमआर जो आपने निकाला है वो निकाला है 100 ग्राम, उसके फॉर्मूला को यूज करके। तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो इससे हमारे पास इसके मोल्स आ जाएंगे, दैट इज 0.4 मोल। मतलब अगर मैं आपको 0.4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दूं तो इसका मतलब है कि उसका मास कितना है, टोटल 100 ग्राम। ठीक है भाई, आगे बढ़े। एक काम करते हैं, कुछ बेसिक मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है क्लोरीन का, और यूजुअली ये लोग गलत करते हैं। इसमें कह रहा है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। ये बात आप प्रोडक्ट टेबल से भी देख सकते हो, क्लोरीन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 35.5 ग्राम। नाउ ही इज आस्किंग यू व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस का फॉर्मूला हमने बॉन्डिंग में पढ़ा होता है, वो होता है Cl2। अब अगर मैं क्लोरीन गैस के 2 मोल्स का मास निकालना चाह रहा हूँ, तो क्लोरीन गैस एक मॉलिक्यूल है ना, तो जो उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे नंबर ऑफ मोल मास ओवर एमआर वाला। अब वी हैव 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, इसका जो मास है क्लोरीन गैस का वो मुझे निकालना है, और क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे? अब हमें फॉर्मूला पता है, वो है Cl2। अब Cl2 मीन्स कि इसमें 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका जो एमआर बनेगा वो बनेगा 71 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल मास ओवर एमआर 71 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा मास निकालने के लिए 2 into 71, डेट इज 142 ग्राम। तो इसका मास हम इस तरह से निकालेंगे, राइट। अच्छा, एक चीज और बता दूं फिर और आगे चलते हैं। ठीक है, मैं जल्द से जल्द जो है ना आपको स्टोइशियोमेट्री पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि असल क्वेश्चन तो स्टोइशियोमेट्री के ही फंसते हैं ना, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट तो फिर हो जाता है। अच्छा जी, आ, देखो, अगर हम जब गैसेस के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तो गैसेस का, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 मोल की चाहे कोई भी गैस है, चाहे 1 मोल ऑफ अमोनिया हो, या फिर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हो, तो इनके 1 मोल ऑफ गैसेस के जब हम मास निकालेंगे तो वो मोलिकुलर मास के बराबर होते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ अमोनिया का एमआर जो आता है वो 17 ग्राम आता है, एमआर वैसे ही निकालेंगे जैसे नाइट्रोजन अमोनिया है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 into 1, हाइड्रोजन इज 1 into 3, दैट इज 17 ग्राम। इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास उसके एमआर के बराबर होगा जो कि 44 ग्राम है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास उसके एमआर के बराबर होगा जो कि 2 ग्राम है। लेकिन 1 मोल की चाहे कोई भी गैस हो ना, वो रूम टेम्परेचर पे, और हमारे वो लेवल में बाय डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर पे ही सारी बातें हो रही होती हैं। तो हमारे रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल की चाहे कोई भी गैस हो, वो हमेशा सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, चाहे उसका मास ज्यादा हो 1 मोल ऑफ गैस का, चाहे उसका मास कम हो। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है और 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास 17 ग्राम है। Despite having difference in masses, if two gases have equal number of moles,
then their volume occupied would also be equal. अगर 1 मोल है किसी भी गैस का तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहो तो डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 24,000 सेंटीमीटर क्यूब और 24 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी यही वॉल्यूम होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर गैस है एज कम्पेयर टू अमोनिया, तो मोल्स अगर इक्वल हैं तो मासेस तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वॉल्यूम सेम होंगे। ठीक है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास लेट्स से 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है, तो अगर दोनों का मोल्स इक्वल है तो मतलब इनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा। 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 3 × 24 DM³ होगा। इसी तरह 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो भी 3 × 24 डेसीमीटर क्यूब ही होगा। लेकिन अगर मैं इनके मासेस पूछूं आपसे 3 मोल्स के, तो इनके मासेस डिफरेंट होंगे, क्योंकि देखो इनके मासेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को इनके एमआर से मल्टीप्लाई करोगे। अब अगर इसके 3 मोल्स है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमआर है वो 44 है तो इसका मास डिफरेंट आएगा। इसी तरह हाइड्रोजन के भी 3 मोल्स हैं लेकिन हाइड्रोजन का जो एमआर है वो 2 ग्राम्स है तो इसका मास डिफरेंट आएगा। तो मोल्स अगर इक्वल हैं दो गैसेस के तो उनके मासेस डिफरेंट होंगे लेकिन उनके वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हमेशा सेम होंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़े। अच्छा जी, वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकाल सकते हैं या मोल से वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू जरा समझ लेते हैं। अच्छा, ये एक जरा क्वेश्चन 14 है, ये भी देख लो पहले। इसमें कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 71 ग्राम ऑफ गैशियस क्लोरीन। 71 ग्राम हमारे पास क्लोरीन है। अब गैशियस क्लोरीन का मतलब है क्लोरीन गैस है तो उसका फॉर्मूला होता है Cl2। इसी तरह हमारे पास टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम ऑफ गैशियस हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन है उसका फॉर्मूला होता है H2। अब अगर हम 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन का मास दिया हुआ है ना, मतलब क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस का मास है 71 ग्राम और हाइड्रोजन गैस का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 ग्राम। देखो, इनके आपने रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ की चाहे कोई भी गैस हो उसमें 6 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन अब हम ना 6 एक्सपोनेंट 23 वाला नंबर यूज नहीं करेंगे। हमें ये बात पता है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इनके मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स निकालने के बजाय इनके मोल्स का रेशियो निकाल लो, इक्वल आएगा। क्योंकि अगर दो गैसेस के मोल्स इक्वल हैं तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे और उनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा, लेकिन मासेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ अगर मैं क्लोरीन के मोल्स निकालूं तो क्लोरीन के मोल्स कैसे निकालेंगे, क्लोरीन का मास गिवन है 71 ग्राम और इसका एमआर जो है क्लोरीन का मैं इसके फॉर्मूला से निकालूंगा जो कि 71 ग्राम आ रहा है। तो इसका एमआर भी वही आ रहा है जो इसका मास गिवन है, तो इसका क्या मतलब है, क्लोरीन के 1 मोल दिए हुए हैं। इसी तरह हाइड्रोजन का एमआर निकालोगे तो वो है 2 ग्राम। अब हाइड्रोजन का जो मास दिया हुआ है वो भी 2 ग्राम दिया हुआ है और इसका एमआर भी 2 ग्राम है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के भी 1 मोल के बात कर रहे हैं। अब अगर दो गैसेस के मोल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल ही होंगे। 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का मतलब है उसमें भी 6 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होंगे और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है उसमें हाइड्रोजन के 6 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इनके जब हम मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालेंगे तो 6 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 6 एक्सपोनेंट 23, तो वो 1:1 का रेशियो आएगा। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लो, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 47 है, इसमें कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ द गैस ओजोन इज O3। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 48 ग्राम ऑफ ओजोन एट आरटीपी। अब इसने ओजोन गैस है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है O3 और उसका आपको वॉल्यूम पूछा हुआ है 48 ग्राम्स ऑफ ओजोन। अब मास गिवन है गैस का
और मास से वो आपसे क्या पूछ रहा है, गैस के मोल्स पूछ रहा है। मास है 48 ग्राम ओजोन का, और आपसे वो पूछ रहा है कि इतने मास के मोल्स कितने होंगे, वो तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपसे डायरेक्ट वो पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताओ कितना होगा। अब आपको मोल्स भी नहीं पता, अब आपको डायरेक्ट वॉल्यूम पूछ रहा है। जो देखो हमारी जो बात हुई है, हमने ये डिसाइड किया है, जो 1 मोल की कोई भी गैस हो, चाहे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो या 1 मोल ऑफ अमोनिया हो, या इस केस में 1 मोल ऑफ ओजोन है, तो 1 मोल ऑफ ओजोन का जो मास होगा वो ओजोन के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अब मॉलिक्यूलर मास ओजोन का कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है O3। इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो 3 × 16 करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। 3 × 16 इज 48 ग्राम्स। तो ओजोन का जो मास है वो 48 ग्राम्स है। अच्छा, 1 मोल ऑफ ओजोन या 1 मोल की चाहे कोई भी गैस हो, उसका आरटीपी, आरटीपी इज रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस पे जो वॉल्यूम होगा वो होता है 24 डेसीमीटर क्यूब, राइट। अच्छा, अब इसने आपसे 48 ग्राम्स ऑफ ओजोन का वॉल्यूम पूछा है ना, तो 1 मोल ऑफ ओजोन 48 ग्राम्स के बराबर है, और उसका वॉल्यूम है 24 DM क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 DM क्यूब। लेकिन अगर लेट से वो आपसे 48 ग्राम ओजोन का मास नहीं पूछता, वो आपसे पूछ लेता 144 ग्राम ऑफ ओजोन का मास, तो 144 ग्राम ओजोन का वॉल्यूम कितना होगा। आपने ओजोन का 48 ग्राम दिया हुआ है, अगर मैं 144 ग्राम दे दूं, तो पहले आप इसके मोल्स निकालोगे। 144 ग्राम ओजोन में कितने मोल्स होंगे, 144 डिवाइडेड बाय इसका एमआर है 48, तो ये हमारे पास आएगा 3 मोल। ठीक है, अब मतलब सारी चीजें मल्टीप्लाई बाय 3 हो रही है ना। अगर आपने मोल्स को 3 मोल लेना है, तो वॉल्यूम भी जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 × 24। इसका 1 मोल इसलिए है, अगर मैं, चलो आपको मास दिया हुआ है ओजोन का, आपसे मैं कहता हूँ कि मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, जो कि नंबर ऑफ मोल मास ओवर एमआर है। ठीक है, तो पहले एमआर निकालो ओजोन का, जो कि 48 ग्राम आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में मास भी उसका ओजोन का 48 ग्राम लिया हुआ है, जो एमआर के बराबर है, तो मास ओवर एमआर जब करोगे तो 48/48 1 मोल बनेगा ना। तो उसने जान के मास भी उतना ही लिया हुआ है जो एमआर के बराबर है। अगर वो नहीं लेता, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, अगर 48 की जगह, चलो मैं ये क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, इसको 48 की जगह मैं 144 कर दूं, तो फिर किस तरह से करोगे। तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 48 ग्राम, इसकी जगह हम कर देते हैं 1 मोल। सारी चीजें चेंज हो जाएंगी फिर। अब बताओ क्या करोगे। पहले आप ये जो मास गिवन है, उस मास से मोल्स निकालोगे। जब अब मास मैंने कितना कर दिया, 144 ग्राम ऑफ ओजोन, तो पहले आप इसके मास से इसके मोल्स निकालोगे, और वो उसी फॉर्मूला से निकालोगे, नंबर ऑफ मोल मास ओवर एमआर। ओजोन का एमआर आप ओजोन के फॉर्मूला से निकालोगे, जो कि 48 ग्राम है। मास 144 हो गया, डिवाइडेड बाय 48, तो अब ओजोन के कितने मोल्स आ रहे हैं, 3 मोल्स आ रहे हैं। अब ओजोन के 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा। आपको ये पता है कि 1 मोल ऑफ ओजोन या 1 मोल की किसी भी गैस का वॉल्यूम 24 DM क्यूब होता है। तो 3 मोल ओजोन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, एक्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x × 1 और 3 × 24, ये कितना बन जाएगा, 3 × 24 इज 72 DM क्यूब। समझ आई बात। अच्छा, जरा ये क्वेश्चन 43 देखो हमारे पास, इसमें कह रहा है विच सल्फाइड कंटेन्स द ग्रेटेस्ट मास ऑफ सल्फर इन अ 10 ग्राम सैंपल। अब 10 ग्राम सैंपल में अब अगर मैं ये फॉर्मूला देखूं, निकेल सल्फाइड दिया हुआ है पहले, अब इसके अंदर हमारे पास 10 ग्राम ऑफ सैंपल लिया हुआ है उसने। कह रहा है इस 10 ग्राम सैंपल में सल्फर कितना होगा। अगर मैं इस निकेल सल्फाइड का मास निकालता हूँ, मोलिकुलर मास निकालता हूँ, तो आपको इसके लिए निकेल का एटॉमिक मास देखना होगा। जब बताओगे देख के कितना होता है निकेल का एटॉमिक मास, एमआर निकाल लो बल्कि पूरा इसका। तो निकेल का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 58 मल्टीप्लाई बाय 1, सल्फर होता है 32 × 1, तो ये 1 मोल ऑफ निकेल सल्फाइड का मास आ जाएगा।
ठीक है, दिस इज इक्वल टू 90 ग्राम। अब इसमें वो पूछ रहा है कि 10 ग्राम सैंपल में निकल का मास कितना है। सॉरी, 10 ग्राम सैंपल में सल्फर का मास कितना है, निकल का नहीं पूछ रहा, सॉरी सल्फर का पूछ रहा है। तो सल्फर का मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरे फॉर्मूला में निकल जो है वो 58 × 1 ग्राम है, और सल्फर जो है वो 32 × 1 ग्राम है। तो जो सल्फर का मास है ना, उसका फ्रैक्शन ले लोगे। मतलब जैसे आपके हम कहते हैं ना कि 8 में से 10 मार्क्स आए, तो 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 100% करते हो। इसी तरह से इस पूरे फॉर्मूला के मास जो है वो 90 ग्राम बन रहा है। इसमें सिर्फ सल्फर जो है वो 32 बन रहा है, तो 32 डिवाइडेड बाई 90। अब मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये वैल्यू आपको परसेंटेज में मिल जाएगी। लेकिन हम ना सैंपल में से सल्फर कितना है वो निकालना चाह रहे हैं। तो वो सैंपल का जो मास दिया हुआ है वो 10 ग्राम दिया हुआ है, तो 100 करने के बजाय हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सैंपल के मास से, दैट इज 10 ग्राम। तो इसमें सल्फर कितना है वो आ जाएगा हमारे पास पहले वाले फॉर्मूला। और दूसरे वाले फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, इसमें FeS2 दिया हुआ है। FeS2 का जब हम Mr निकालेंगे तो उसमें एक आयरन है, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, 1 × 56, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, और दो सल्फर है तो 2 × 32। अब इस पूरे फॉर्मूला में दो सल्फर है और सल्फर का मास सिर्फ 2 × 32 है, तो न्यूमरेटर में सिर्फ सल्फर का मास, डिनोमिनेटर में इस पूरे फॉर्मूले का मास, मल्टीप्लाई पे वो जो सैंपल ले रहे हैं हम 10 ग्राम ले रहे हैं। इसी तरह से थर्ड वाले ऑप्शन में हम क्या करेंगे, जैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं वैसे ही हम लोग निकाल रहे हैं उसको, बस मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बजाय जो सैंपल का मास है 10 ग्राम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सही है, समझ आती है वाली बात। अब ये जो ऑप्शन सी है इसमें हमारे पास जो एलिमेंट लिया हुआ है वो मोलिब्डेनम लिया हुआ है। अब ये प्रोडक्ट टेबल में आप ढूंढोगे एमओ के सिंबल से, तो इसका एटॉमिक मास होता है 96। तो इसका जब एमआर निकालोगे तो मोलिब्डेनम है 96 × 1, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, दो सल्फर है तो 32 × 2। अच्छा, अब सल्फर का, इसमें दो सल्फर है तो सल्फर का मास 2 × 32 है, मल्टीप्लाई बाय 10। देन वी हैव PbS, लेड सल्फाइड। तो इसमें सल्फर जो है वो एक सल्फर है और एक लेड है। तो लेड का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 207 मल्टीप्लाई बाय 1, और सल्फर का एटॉमिक मास है 32 मल्टीप्लाई बाय 1। और सल्फर इसमें एक है तो सल्फर का न्यूमरेटर में रखेंगे 32 × 1 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट मास ऑफ सल्फर की बात कर रहे हैं। अगर वो ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछता तो फिर हम ये जहां पे हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया है इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा स्टोइचियोमेट्री और देख लें। मल्टीप्लाई बाय 10 इसलिए किया है क्योंकि वो 10 ग्राम सैंपल में पूछ रहा है ना। तो पूरे सैंपल का अगर 10 ग्राम है तो उसमें सल्फर कितना होगा वो निकाला है हमने सारे क्वेश्चंस में, सारे ऑप्शंस में वो निकाला है कि 10 ग्राम सैंपल में से सल्फर कितना होगा। अच्छा, थोड़ा सा स्टोइचियोमेट्री टच कर लेते हैं, और स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं क्लास ना। मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ ताकि आप अपने क्वेश्चंस स्टार्ट कर दो करना। जो लोग मोल्स में फंसे हुए थे ना, जो क्वेश्चंस हाथ ही नहीं लगा रहे थे मोल्स के अभी तक, आप स्टार्ट तो कर दो क्वेश्चंस करना। तो अब ऑब्वियसली फिर और फंसेंगे, एक और सेशन रख लेंगे उसमें फिर आपके जो सिर्फ क्वेश्चंस है ना, जो आप क्वेश्चंस बोलोगे वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब स्टोइचियोमेट्री बेसिकली क्या होता है, देखो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस रिएक्ट हो रही है हाइड्रोजन गैस के साथ टू प्रोड्यूस अमोनिया, तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। अब इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है और हमें मोल्स में हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलती है। जैसे इस इक्वेशन में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब इसका मतलब यह है कि जब भी ये रिएक्शन होगा ना, तो नाइट्रोजन गैस का 1 मोल रिएक्ट करेगा कितने मोल हाइड्रोजन के साथ, 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ, टू प्रोड्यूस कितने मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। लेकिन ये तो रिएक्शन जब होगा उस वक्त है। तो क्या पूरी जिंदगी आपको सिर्फ 2 मोल ऑफ अमोनिया ही बनाना है?
अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं भाई मुझे 4 मोल ऑफ अमोनिया बनाना है, तो आप उसके हिसाब से इस रेशो को लगा लोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से अमोनिया का 2 मोल बन रहा है, तो ये तो फिक्स है इक्वेशन के हिसाब से, ये इक्वेशन की रेसिपी है, ये चेंज नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास नाइट्रोजन ज्यादा है, मेरे पास नाइट्रोजन के ना 5 मोल पड़े हुए हैं, तो उससे मैं कितना अमोनिया बना सकता हूँ, तो 1 मोल से 2 बनता है इस इक्वेशन के हिसाब से, जो कि फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, ये रिएक्शन में ऐसे ही रहेगा। तो लेकिन अगर मेरे पास 5 मोल है, तो मैं उससे कितना बना सकता हूँ, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। या ये आप ओरल भी बता सकते हो ना कि 1 मोल से 2 बन रहा है, डबल बन रहा है, तो 5 मोल से उसका डबल बनेगा, 10 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा। अदरवाइज आप रेशियो मेथड यूज करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये जो एक्स है ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, और जो 5 है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो वैल्यू ऑफ एक्स वुड बी x × 1 एंड 5 × 2, तो ये आ जाएगा कितना, 10 मोल। तो 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन से मैं 10 मोल ऑफ अमोनिया बना सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास लेट से 7 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, या बल्कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास जो है वो 7 मोल हाइड्रोजन है, तो उससे मैं कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बना सकता हूँ। अब अगर मैं इक्वेशन देखूं तो इक्वेशन में हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, 3 मोल हाइड्रोजन से मैं 2 मोल ऑफ अमोनिया बनता है, ये तो फिक्स है, ये तो इक्वेशन बता रही है आपको, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। अगर आपके पास 7 मोल है, तो आप 7 मोल हाइड्रोजन को यूज करके इस अमोनिया कितना बना सकते हो, 3 मोल से 2 बनेगा, ये फिक्स है, ये इक्वेशन बता रही है आपको। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगी। तो 7 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कितने मोल ऑफ अमोनिया बन सकती है, दैट वुड बी एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 × 2 डिवाइडेड बाय 3। आ रहे हैं हसन, करवाते हैं क्वेश्चन को जरा। अच्छा, देखो, अब ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमसे बातें कर रही है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब टाइप ऑफ क्वांटिटीज जो होती है ना हमारे पास, स्टोइचियोमेट्री यूज करते वक्त, हम वी कैन यूज 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। एक तो मोल्स है जो कि डायरेक्टली इक्वेशन में लिखे हुए हैं, लेकिन हम लोग मासेस भी यूज कर सकते हैं इनके, और हम वॉल्यूम्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए यूज करते हैं स्टोइचियोमेट्री सॉल्व करते वक्त। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो मैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का अगर मास लिखना चाहूँ, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास जो होगा वो नाइट्रोजन के मोलिकुलर मास के बराबर होगा। भाई किसी भी चीज के मोल्स को उसके मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एमआर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो N2 का जो एमआर है वो 2 × 14 आएगा, यानी 28 ग्राम। तो इसके मोल्स को मैं इसके एमआर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की जगह पे मैं 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन भी लिख सकता हूँ। इसी तरह 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की जगह में हाइड्रोजन का मास अगर लिखना चाहूँ तो 3 × एमआर ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे, जो कि 2 ग्राम होता है। तो चाहे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिखो या उसका मास लिखो 6 ग्राम, एक ही बात है। इसी तरह अगर मैं 2 मोल ऑफ अमोनिया लिखने के बजाय अमोनिया का अगर मास लिखना चाहूँ, तो 2 × एमआर ऑफ अमोनिया कर देंगे। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 17, तो 2 × 17 ग्राम्स कर देंगे। तो वो 2 × 17 ग्राम्स अमोनिया मतलब 34 ग्राम्स अमोनिया का मतलब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ही है। लेकिन अगर इनकी गैसेस की टर्म्स में बात करना चाहें, तो गैसेस, मोल्स को गैस में कैसे, वॉल्यूम ऑफ गैसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 डेसीमीटर क्यूब से। मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है 3 × 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। और 2 मोल ऑफ अमोनिया का मतलब है 2 × 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। सही है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाता हूँ स्टोइचियोमेट्री के, और वहां से इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 48 असल में मुझे याद दिला देना, असल में एग्जैक्टली स्टोइचियोमेट्री वाला नहीं है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्वेशन गिवन है, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बिलो। अब आपके पास जो केमिकल इक्वेशन गिवन है उसमें 2 मोल्स ऑफ H2S गैस है, ठीक है।
रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर, गैस फॉर्म में जी लिखा हुआ है ना, और 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 48 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज बर्न, विच वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का वो कह रहा है कि 48 डेसीमीटर क्यूब बर्न किया है, और सल्फर डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकलवाना चाह रहा है। अब अगर हम इक्वेशन देखें तो इक्वेशन के हिसाब से, अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड इक्वेशन में, क्या हाइड्रोजन सल्फाइड का आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, इक्वेशन में नजर आते हैं मोल्स। अब अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स की बात करूं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने मोल्स सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल्स को बना रहे हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड के जो 2 मोल्स हैं, मतलब 2 मोल H2S से सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल बन रहे हैं। सही है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 48 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड से कितना सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि इक्वेशन तुम मुझसे बातें कर रही है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, और मुझे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वॉल्यूम्स के बारे में। तो हम क्या कर सकते हैं, जो मोल्स है ना उसको हम कन्वर्ट कर दें अगर वॉल्यूम में, तो बात तो वही हो जाएगी ना। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स बात करने के बजाय इनके वॉल्यूम्स को कन्वर्ट करके इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स बातें करने लगता हूँ, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। जो इसका रेशियो है उसको मैंने मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। और किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके जो मोल्स है ना, इक्वेशन में 2 मोल लिखे हुए हैं, इसके मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 24 डेसीमीटर क्यूब से, तो जो मोल्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे वॉल्यूम में। तो 2 × 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड से वी कैन प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस्ड होगा। सल्फर डाइऑक्साइड की भी इक्वेशन में 2 मोल्स लिखे हुए हैं, तो 2 × 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह वो पूछ रहा है कि 48 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड से आप सल्फर डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बना सकते हो, दैट वुड बी एक्स। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं ना, तो वॉल्यूम्स के लिए बड़ी सिंपल सिंपल सी बात ये होती है कि हमने अभी शुरू में बेसिक मोल कॉन्सेप्ट में ये देखा था कि अगर हमारे पास मोल सेम है, तो इसका मतलब है दो गैसेस के मोल सेम होने का मतलब दो गैसेस के वॉल्यूम भी सेम होते हैं। अब 2 मोल से H2S के 2 मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो इसका मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड का भी 48 डेसीमीटर क्यूब ही बनेगा। तो ये तो हम विदाउट कैलकुलेशन विदाउट रेशियो मेथड ये सारा डायरेक्ट काम कर सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं ना मोल्स को, ये काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। सही है, समझ आई ये बात। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास 48 डेसीमीटर क्यूब ही आनी है जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। चलो, अब आई थिंक हम लोग जो है ना, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हुए हैं जिन्होंने, उनके वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम करते हैं, और फिर जो है देखते हैं। अब कुछ लोगों के शायद वो सर पे से गुजर जाए जिन्होंने अभी मोल्स रिसेंटली, जो अभी अगर यही वाला चीज पढ़ी हुई है उससे पहले का कुछ नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 43 से। अब इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर समझना, क्योंकि जब आप करने बैठोगे तो आपको भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे ना। हसन, MCQs भेजे हैं तुमने 43, या ये पेपर 2 वाला है? P1 है, okay। मुताफ 43 तो ये था ना। अच्छा, 43 50। देखो इसमें कह रहा है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, अब ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन है, मतलब फॉरवर्ड भी जाता है बैकवर्ड भी जाता है, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन अभी सिर्फ इतना जानना जरूरी है इसके लिए कि फॉरवर्ड भी जा सकता है बैकवर्ड भी जा सकता है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है और 1 मोल ऑफ आयोडीन वेपर है, उनको मिक्स किया है आपस में ताकि वो रिएक्ट करें, और आफ्टर T सेकेंड्स, मतलब कुछ टाइम बाद, सिर्फ 0.6 मोल ऑफ हाइड्रोजन बचा हुआ है हमारे पास। भाई इसमें जो है ना कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये रिएक्शन आगे जाएगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आता है, तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म नहीं होता है रिवर्सेबल रिएक्शन में।
बस आपने अभी फिलहाल ये वाली नॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है, वरना आगे रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ोगे तो आपको पता होगा। और मोल्स आपको पता है चैप्टर के साथ अपना आ रहा होता है। तो इनिशियली आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया और 1 मोल ऑफ आयोडीन लिया, प्रोडक्ट तो आपके पास जीरो है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो है ना वो 0.6 मोल बचा रह गया है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 1 में से 0.6 बचा रह गया है, तो बाकी का 0.4 जो है वो कहाँ गया, 0.4 मोल जो है वो रिएक्ट हो गया होगा। अच्छा, हाइड्रोजन का अगर 0.4 मोल रिएक्ट हुआ है, तो आयोडीन का कितना रिएक्ट हुआ होगा। भाई इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ हमेशा रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ आयोडीन के साथ। इक्वेशन की स्टोइचियोमेट्री देखो ना, इक्वेशन की बैलेंसिंग आपको यही तो बताती है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट होगा 1 मोल ऑफ आयोडीन के साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इक्वेशन कह रही है, इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है ना, वन हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 मोल है, आयोडीन के साथ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 मोल है, और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ आयोडीन। तो अगर हाइड्रोजन का 0.4 मोल कम हुआ है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का 0.4 मोल रिएक्ट हुआ है। तो आयोडीन का कितना रिएक्ट हुआ होगा, आयोडीन का भी 0.4 मोल ही रिएक्ट हुआ होगा, क्योंकि आयोडीन और हाइड्रोजन में 1:1 का रेशियो है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल्स बने होंगे, तो देखो हाइड्रोजन का जब 1 मोल रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स बनते हैं। अब अगर हाइड्रोजन का 0.4 मोल रिएक्ट हुआ है, तो उसने हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल्स बनाए होंगे, 1:2 का रेशियो है ना, मतलब जितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयोडाइड डबल हो जाएगा, तो 0 मोल ऑफ हाइड्रोजन डबल होके कितना हो जाएगा, 0.8, मतलब 2 × 0.4 हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा ना, दैट वुड बी 0.8। तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा 0.8 मोल। आखिर में आयोडीन कितना बचा रह जाएगा, 1 - 0.4, दैट इज 0.6 मोल। अभी उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आपको चीज बता रहा हूँ कि ये क्या बता रही है इक्वेशन आपको। क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन रिमेनिंग आफ्टर टी सेकेंड्स। तो जितने हाइड्रोजन रह गए उतना आयोडीन भी रह गया, दैट इज 0.6 मोल्स। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेता व्हाट इज द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म्ड आफ्टर टी सेकेंड्स, तो वो आंसर हो जाता है 0.8 मोल। सही है, आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन 48 में कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो मीथेन का फॉर्मूला आपने याद करना है आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमने बॉन्डिंग में भी देखा है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब CH4 का मतलब ये है कि अगर मैं मीथेन का जो फॉर्मूला है उसमें उसका 1 मोल का मास निकालता हूँ, देखो मीथेन के 1 मोल का जो मास होगा उसका MR के बराबर होगा। इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे मीथेन का, तो वो आएगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है इंटू 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है इंटू 4, वो बनेगा 16 ग्राम। राइट, अब देखो 16 ग्राम मीथेन के अंदर आपके पास कार्बन के कितने मोल्स ऑफ एटम्स हैं, 1 मोल, और हाइड्रोजन के कितने मोल्स ऑफ एटम्स हैं, 4 मोल्स। सही है, तो 16 ग्राम मीथेन में वी हैव 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो जो हमारा कन्वर्जन रेशियो बनेगा, 16 ग्राम मीथेन कंटेन्स 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो 3.2 ग्राम मीथेन में कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, एक्स। ऐसे करेंगे इसको। सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन 54 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 54 में हमें एक केमिकल इक्वेशन गिवन है, और उस केमिकल इक्वेशन के बारे में कह रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड। अब पास करे या रिएक्ट करवाए एक ही बात है, ठीक है। मतलब हमें ये पता है कि अमोनिया का जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। अच्छा, कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड
नाइट्रोजन गैस जो बन रही है उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। व्हेन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एज अमोनिया, अमोनिया का आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है डेसीमीटर क्यूब में। तो अमोनिया के वॉल्यूम से वो ये पूछ रहा है कि अमोनिया का अगर 1 डेसीमीटर क्यूब रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम निकलेगा। तो देखो, वॉल्यूम्स के केसेस में बड़ा आसान होता है। अमोनिया के 2 मोल से नाइट्रोजन गैस के कितने मोल बन रहे हैं, इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल बन रहे हैं। मतलब जितना भी अमोनिया का मोल है उससे नाइट्रोजन के हाफ मोल बन रहे हैं। तो जितना भी अमोनिया का वॉल्यूम लोगे उससे नाइट्रोजन का आधा वॉल्यूम बनेगा। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया है तो नाइट्रोजन बनेगी 0.5 डेसीमीटर क्यूब। सही है? अगर 2 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया होती तो नाइट्रोजन बनती 1 डेसीमीटर क्यूब। और अगर आप इसको प्रॉपर पूरी वर्किंग करके करना चाह रहे हो तो आप इक्वेशन के हिसाब से ये देख रहे हो कि 1 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया है, तो 2 मोल ऑफ अमोनिया मीन्स 2 × 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। अगर मैं इसके मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करूं, उससे नाइट्रोजन के 1 मोल बन रहे हैं। 1 मोल का मतलब 1 × 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया से नाइट्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे, एक्स। तो उससे भी हमारे पास सेम आंसर ही आएगा, एक्स इंटू 2 × 24। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब ही आना है वो। एक्स इंटू 2 × 24, 1 × 24, दिस वुड गिव यू 0.5 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस। सही है? अच्छा, देखो ये काम ना हम लोग वॉल्यूम्स के केसेस में तो कर सकते हैं लेकिन मास के केस में नहीं कर सकते। मैं मास वाला भी करा देता हूँ ताकि कहीं मास के केस में भी नहीं डबल ट्रिपल कर दो। यूजुअली एमसीक्यूज में वो वॉल्यूम्स के साथ ही डील कर रहा होता है, लेकिन मास भी हमारे पास आता है। अब जैसे ये क्वेश्चन 76 है, ये और देख लो। इसमें जो इक्वेशन गिवन है इसमें कैल्शियम है सॉलिड फॉर्म में। अब कैल्शियम गैस नहीं है, सॉलिड है। वाटर है लिक्विड फॉर्म में। ये रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है CaOH2 एक्वस फॉर्म में। ये भी गैस नहीं है और सिर्फ हाइड्रोजन है गैस फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट रिमेन्स व्हेन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट्स विद 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अच्छा जी, अब देखो इस क्वेश्चन में जब आप कैल्शियम को रिएक्ट करवाओगे वाटर के साथ, मतलब वाटर में आपके पास आपने कुछ पहले से वाटर लिया हुआ था H2O, उस वाटर में आपने कैल्शियम मेटल डाला तो हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगी। जब हाइड्रोजन गैस बन के निकलेगी तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन मिक्सर का कुछ मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को माइनस करके जो मास बचा रह जाएगा वो सोल्यूशन का रिमेनिंग मास है, वो निकालना है हमें। अब देखो इसने जो है ना कैल्शियम, अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम जो है वो 2 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है। मुझे असल में सिर्फ ये पता लगाना है कि हाइड्रोजन गैस का कितना मास बना था जो कि निकल गया। तो बाकी का जो मैंने रिएक्टेंट, देखो हमेशा जो आप रिएक्टेंट लेते हो ना वही सारा का सारा मास जो है वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। ये अलग से तो नहीं बन रहा ना प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स होगा वही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए अगर सारी की सारी चीजें रिएक्शन मिक्सचर में ही है। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल गई है तो वो जो मास है उसमें कुछ डिक्रीज आ जाएगा। अब इनिशियल जो आपने रिएक्टेंट लिया हुआ है वो 40 ग्राम कैल्शियम लिया है और 100 ग्राम वाटर लिया है। तो जो इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट लिया हुआ है वो आपने टोटल 140 ग्राम लिया। अब इस 140 ग्राम में से हाइड्रोजन कितनी बन के निकल गई है वो आपने निकालना है और 140 में से उसको माइनस कर देंगे। तो देखो हाइड्रोजन कितनी बन के निकल गई है कैसे निकालोगे। अब सवाल ये आता है कि मैं कैल्शियम के मास से निकालूं या वाटर के मास से निकालूं। तो हम उसके लिए यूज करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब उस रिएक्टेंट से निकालेंगे जो कि पहले खत्म हो जाए। अब देखो कैल्शियम का अगर मैं मास 1 मोल का मास देखूं और वाटर के जो है मैं 2 मोल का मास देखूं, तो कैल्शियम के इक्वेशन में 1 मोल दिया हुआ है, मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मतलब है। अब मुझे इनके मासेस दिए हैं मैं क्वेश्चन में तो मैं मोल्स के टर्म्स में बात नहीं कर सकता, मुझे इनके मासेस को मोल्स में कन्वर्ट करना है। और सॉरी, मोल्स को मासेस में कन्वर्ट करना है और मोल्स को मासेस में कन्वर्ट करने के लिए हम मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे कैल्शियम के एटॉमिक मास से जो कि 40 ग्राम होता है। तो इट मीन्स 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट करेगा वाटर के 2 मोल्स दिए हुए।
अब 2 मोल्स का जो मास होगा, अब वाटर जो है वो मॉलिक्यूल है, तो वाटर के एमआर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 18 होता है, तो दैट वुड बी 2 into 18 ग्राम। मतलब 40 ग्राम कैल्शियम वुड रिएक्ट विद 2 into 18 ग्राम वाटर। सही है। अब क्वेश्चन में उसने कैल्शियम का आपको 40 ग्राम्स ही दिया हुआ है, आगे पीछे नहीं दिया, और वाटर का 100 ग्राम दिया हुआ है। भाई वाटर का 2 into 18 ग्राम का क्या मतलब है? अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं 2 into 18 को, मतलब ये वाटर के मोल्स इंटू 2 into 18, तो 36 ग्राम बन जाएगा ना। मतलब 40 ग्राम कैल्शियम 36 ग्राम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अब क्वेश्चन में उसने आपको कैल्शियम का 40 ग्राम ही दिया हुआ है, तो 40 ग्राम कैल्शियम जो है वो वाटर के 36 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन वाटर आपके पास टोटल दिया हुआ है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम्स में से जब आप 40 ग्राम कैल्शियम डालोगे तो सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम वाटर रिएक्ट करेगा। बाकी का 100 ग्राम वाटर में से कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा। कितना बचा रह जाएगा? 100 - 36। मुझे ये पता लग गया कि वाटर बचा रह जाएगा, तो वाटर जो है वो हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है, कैल्शियम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो मैं जब हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालूंगा वो कैल्शियम से निकालूंगा, वाटर से नहीं निकालूंगा। बस हम ये स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और जब हम हाइड्रोजन का मास निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? कैल्शियम के 1 मोल से, इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कैल्शियम से हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स बन रहे हैं? अगर हम इक्वेशन देखें तो हाइड्रोजन गैस के 1 मोल ही बन रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मासेस की टर्म्स में, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मास 1 into एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम हो जाएगा 1 into 40 ग्राम। और हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 1 into मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का एमआर होता है 22 ग्राम, तो 1 into 2 ग्राम। अभी आपके पास क्वेश्चन में भी कैल्शियम का 40 ग्राम ही लिया हुआ है, तो 40 ग्राम कैल्शियम से मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन बन रही है ना, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन बन के निकल जाएगी। जब 2 ग्राम हाइड्रोजन बन के निकल जाएगी तो जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका मास जो है वो बाई 2 ग्राम डिक्रीज हो जाएगा। तो इनिशियली मास जो था वो 140 ग्राम था रिएक्टेंट्स का मिला के, यही सब ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना था, मतलब 140 ग्राम प्रोडक्ट बनना चाहिए था टोटल। लेकिन वो जो एक प्रोडक्ट है वो निकल के स्केप हो गया 2 ग्राम, तो ये मास हमारे पास कितना रह जाएगा? 138 ग्राम। मुझे ऐसे पता चला वाटर एक्सेस में है, क्योंकि उसने इक्वेशन अगर देखो ना, तो इक्वेशन के हिसाब से 40 ग्राम कैल्शियम के साथ 36 ग्राम वाटर रिएक्ट होता है। इक्वेशन देख के बता रहा हूँ, क्योंकि कैल्शियम का 1 मोल है, 1 मोल का मास 40 ग्राम है, और 1 मोल ऑफ कैल्शियम के साथ 2 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट हो रहा है। 2 मोल ऑफ वाटर का मास 36 ग्राम है, 2 into एमआर ऑफ वाटर। लेकिन वाटर तो मुझे क्वेश्चन में 100 ग्राम दिया हुआ है, रिएक्ट कितना हो रहा है? सिर्फ 36 ग्राम, क्योंकि कैल्शियम 40 ग्राम है ना, 40 ग्राम कैल्शियम के साथ सिर्फ 36 ग्राम ऑफ वाटर रिएक्ट हो रहा है। तो 100 में से 36 ग्राम रिएक्ट हो रहा है, तो बाकी वाटर बचा रह जाएगा ना। मुझे ऐसे पता चला वाटर एक्सेस में। सही है अब्दुल्ला, समझ आई बात? अच्छा, अब कुछ और एक और सेशन में रखूंगा मोल्स का। अभी तो देखो मैंने ना रैंडम क्वेश्चंस करवाए थे, अब एटलीस्ट 2 सेशंस और करेंगे जिसमें जो है ना मैं अपने हिसाब से क्वेश्चंस कराऊंगा लाइन से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके स्टोइशियोमेट्री वाले मोल्स टू मास वाले होंगे, कुछ मोल्स टू वॉल्यूम वाले होंगे, कुछ वॉल्यूम टू वॉल्यूम वाले होंगे, और फिर एक सेशन में हम सिर्फ पेपर 2 के क्वेश्चंस करेंगे। फिर भी मोल, इसके बाद भी मोल्स आपका ना थोड़ा बहुत डगमगाया हुआ रहेगा। तो वो आगे जैसे चैप्टर्स चलते जाएंगे ना, उसमें भी मोल्स आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो आहिस्ता 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 मोल जो है ना आपका वो स्मूथ हो जाएगा। तो आई वुड एडवाइस कि आप मोल्स के साथ साथ अब जो बाकी चैप्टर्स है ना उन पे बहुत ज्यादा फोकस करो, कि मोल्स में अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो वो बाकी चैप्टर से जो है वो केटर हो जाए सारी चीजें।